नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक आज ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि शायद देश की मीडिया में बहुचर्चित मुद्दों में से एक है। यह बहुचर्चित मुद्दा फिर से वापस चर्चा में आ गया है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर के कि यह हत्या थी या आत्महत्या थी, एक मर्डर था या फिर खुद के द्वारा किया गया सुसाइड था। ये चीज आज फिर से सुर्खी में आई है। क्यों सुर्खी में आई है? क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि उसने पोस्टमार्टम के समय जो देखा वो सबके सामने बताने को तैयार है, क्योंकि उसने अपने सीनियर्स को यह इंटीमेट किया था कि यह व्यक्ति की आत्महत्या नहीं अपितु हत्या लगती है, क्योंकि हत्या के केस में बनने वाले जो साइन होते हैं गर्दन के ऊपर वो वैसे नहीं हैं जैसे सुसाइड के केस में होते हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्या है साथियों, ये जिस राजपूत के बारे में हमने आपसे अभी चर्चा की, ये कई युवाओं के दिल की धड़कन इसलिए भी था क्योंकि जहां एक और बॉलीवुड में बहुत से स्थापित कलाकार अपने परिवार की वजह से स्थापित हुए हैं, यानी उनके सरनेम की वजह से स्थापित हुए हैं, या फिर उनके परिवार के जो कनेक्शंस रहे हैं ऑलरेडी, जिसे आप नेपोटिज्म के नाम से जान सकते हैं, वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने बिहार से निकल करके अपनी जगह मुंबई में बनाई, अपनी पहचान मुंबई में बनाई। तो ये ऐसे करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे जिन्हें लगता था कि परिवारवाद के साथ, परिवारवाद जहां एक और दुनिया में हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है, वहां पर एक साधारण वर्गीय परिवार से निकला बच्चा भी अपनी पहचान बना सकता है। यानी कि ये उन करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे जो कि अपनी पहचान किसी भी ऐसे फील्ड में जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपने पैर जमा चुके हों, वहां पैर जमा रहे थे। साथियों, बहुत बार जब इनकी कहानी चर्चा में ली जाती है, क्योंकि इनका देहांत 14 जून 2020 को हुआ, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है कि यह मर्डर था या फिर सुसाइड था, लेकिन इससे बहुत से लोगों को बहुत से झटके महसूस हुए। तमाम युवाओं ने इनसे अपने आप को कनेक्ट करते हुए यह पाया कि हो सकता है कि इन्होंने आत्महत्या अगर की थी तो इस बात से परेशान होते हुए कि एक विशेष प्रकार की लॉबिंग मुंबई के अंदर जो परिवारवाद से जुड़े हुए लोग हैं वो इनके साथ कर रहे थे। इन्हें फिल्मों में काम नहीं दिया जा रहा था, इनको इस तरह से सेपरेट किया जा रहा था कि ये आउटसाइडर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें जानबूझकर खत्म किया गया क्योंकि इनके साथ के जो लोग थे वो इनके साथ कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। कुछ का कहना है कि ड्रग कार्टेल की वजह से इनकी मौत हुई। तमाम स्टोरी हैं। अब व्यक्ति तो चला गया, व्यक्ति होता तो वो गवाही देता, अब जब व्यक्ति नहीं है तो गवाही कौन देगा? तो गवाही देती है पुलिस, जांच एजेंसीज। और जांच एजेंसीज अपने द्वारा जब जानकारी जुटाती हैं तो ऐसे समय पर आधार बनाया जाता है जांच रिपोर्ट्स को। और ऐसी ही एक जांच रिपोर्ट जो इनके सुसाइड के बाद निकल करके आई, या फिर मैं अगेन ये कहूंगा कि इनके देहांत के बाद निकल करके आई, क्योंकि अब तक सवाल यही है कि ये मर्डर था कि सुसाइड, तो हम ऐसा ही कहेंगे कि भैया जब इनका देहांत हुआ उस समय जो जानकारी निकल कर आई है, उनमें से एक व्यक्ति ने, जिसने इनका पोस्टमार्टम किया था, उसने हाल ही में बयान देकर के फिर से मीडिया का अटेंशन अपने तरफ खींच लिया है। असल में एक खबर आई, और वो खबर ये आई साथियों कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, और ये कहने वाला वो व्यक्ति है जिसने इनकी ऑटोप्सी की थी। ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम, ये ऑटोप्सी क्या होती है आज के सेशन में हम इसका भी जिक्र करेंगे। उस ऑटोप्सी के स्टाफ के द्वारा यह कमेंट जब से किया गया है कि इनका मर्डर हुआ था, तो फिर लोगों को लगने लगा है कि इससे ज्यादा, क्योंकि देखिए, या तो व्यक्ति स्वयं आकर के बताए, अब चूंकि वो तो इस दुनिया में नहीं है, जब व्यक्ति नहीं है तो जांच एजेंसी बताएं, जांच एजेंसी में सीबीआई की जांच अभी तक चल ही रही है। फिर तीसरी स्थिति बनती है कि जांच एजेंसीज में से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट महीने भर के भीतर आ जाती है। इनकी भी देहांत के बाद में इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें इनको सुसाइड बताया गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने पोस्टमार्टम किया वो अचानक आकर के लोगों को चौंका देता है कि नहीं साहब, ये तो मर्डर था। घटना जून 2020 की है।
आप 2022 में हैं, लगभग 2.5 साल निकल चुका है, और जैसे ही ये चीज वापस आती है लोगों के बीच में यह केस वापस से जीवंत हो उठता है। इसलिए हमने भी सोचा कि आपको वो केस भी पूरा शॉर्ट के अंदर बताएंगे और साथ में उस व्यक्ति का दावा भी बताएंगे किस तरह से उन्होंने ये बात कही, और साथ में हम आपको ऑटोप्सी क्या होती है इसके बारे में भी अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जो है वो सुसाइड नहीं था बल्कि मर्डर था, ऐसा एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉय ने कहा है, और उसकी खबरें सब तरफ प्रकाशित हुई। और जब खबरें प्रकाशित हुई तो कूपर हॉस्पिटल के एम्प्लॉय जिसने इसको किया था वो अपने आप को विटनेस बनवाने के लिए, यानी कि गवाह बनवाने के लिए भी तैयार है। वो ये बोलता है कि यदि जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ करना चाहे तो मैं पूछताछ के लिए भी तैयार हूं। यानी कि अब ये जो देहांत है, अब ये मर्डर है या आत्महत्या, ये कथन और ज्यादा उलझता चला जा रहा है। सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब लाया गया तो उनकी गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। मैंने इस बारे में अपने सीनियर्स से बात करना चाही थी, पर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यह कहना है उस व्यक्ति का जो हाल ही में सबको चौंका दिया है, यह कहते हुए कि साहब यह मर्डर था। 14 जून को अपने फ्लैट में जब मृत पाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो इन्हें उसी समय नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था। यह दावा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने से उनकी मौत हो जाने को प्रमुख वजह बताया गया हो, लेकिन उसी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत ना दी गई हो, तो यह शक और ज्यादा गहरा जाता है। असल में जब सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हो रहा था, पहली 2-3 सवाल आज भी बने हुए हैं जिनको लेकर के लोग लगातार प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस का जब पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो इनका वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना खास था, इतनी ज्यादा सेंसिटिव चीजें थी, तो ये रात्रि में ही क्यों कर दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम को लेकर के ये एक कन्वेंशन है कि वह दिन के उजाले में किया जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे के अंदर, रात के अंधेरे में या फिर रात की जो रोशनियां होती हैं, जो बल्ब की रोशनी होती हैं, उसमें सही कलर चोट के पहचान नहीं आते। इस वजह से अक्सर पोस्टमार्टम को डे टाइम में किया जाता है। तीसरा, सुशांत सिंह का केस इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इनकी मौत से पहले 7 दिन पहले ही इनकी एक मैनेजर ने भी आत्महत्या की थी। जो पूर्व मैनेजर थी उसकी आत्महत्या थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मरने से पहले जिस प्रकार की गूगल पर सर्च स्टोरी सर्च की थी, ये सवाल खड़े करती हैं कि उस व्यक्ति को निरंतर रूप से कोई थ्रेट थी, और ऐसी स्थिति में अगर ये व्यक्ति इतना खास था तो फिर इसका पोस्टमार्टम वीडियो क्यों नहीं बनाया गया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बयान से अभी हाल ही में लोगों को चेता दिया, मतलब लोगों को एक प्रकार से वापस इस मुद्दे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और इनका कहना है कि सुशांत की बॉडी के ऊपर इंजरी के निशान थे। नाम है इनका रूप कुमार शाह, जो कि मॉर्चरी सर्वेंट है। अब मॉर्चरी सर्वेंट क्या होता है? मॉर्चरी सर्वेंट वो व्यक्ति, देखिए क्या होता है, पोस्टमार्टम करने के लिए जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर चीरफाड़ नहीं करता है बॉडी की चीरफाड़। ये पोस्टमार्टम क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, पहले आप इनका बयान सुन लीजिए। 2 चैनल को मैंने अपना दिया है, और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग को तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा, तो क्या हम हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा खोलने के बाद देखा, तो मतलब देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम यही वो व्यक्ति है रूप कुमार शाह। तो ये अपने बयान में इस बात को बोल रहा है कि हमने जब बॉडी देखी थी अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो सुसाइड के अंदर जो बॉडी जब देखते हैं, थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, इन्होंने अपने सीनियर से बात की, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा है कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ। 50-60 हजार बॉडी का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ये पोस्टमार्टम का स्टाफ है। इग्नोर किया मैंने। इन्होंने अपने द्वारा ये बात मेंशन की है कि मैं अपने सीनियर्स के पास गया था कहने। मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्व किया देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है,
वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा। इन्होंने कहा कि भाई जो सुसाइड के निशान होते हैं वैसी चीज यहां पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, और जब सुसाइड जैसी निशान नहीं पड़ रही थी तो हमने उस स्थिति में अपने सीनियर से चर्चा की थी, लेकिन सीनियर्स ने कहा कि आप अपना काम करिए, हमें इस चीज के लिए इग्नोर कर दिया गया। इस व्यक्ति का बयान इसलिए मायने रखता है, देखिए दो बातें होती हैं। इस समय पर डॉक्टर्स ने, जो एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा था जिन्होंने इस बात को बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालाइज करके यह बोल दिया था कि नहीं यह एक सुसाइड है, उस समय पर उस व्यक्ति के द्वारा जिसने पूरी बॉडी की वो की थी, काट-छांट की थी। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रक्रिया बता देता हूं, फिर आप इस बात को थोड़ा सा रियलाइज कर पाएंगे। तो देखिए सीन क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इन जनरल पोस्टमार्टम का अर्थ क्या है। जब भी कोई केस नेचुरल डेथ से अलग होता है, नेचुरल डेथ से अलग मतलब है प्राकृतिक रूप से जो हम सामान्यतया अपने घर परिवारों में लोगों को देह त्यागते हुए देखते हैं, तो उस स्थिति में पुलिस की पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मौत नहीं हुई है या नेचुरल डेथ जिसकी नहीं हुई है, तो पुलिस इसलिए इन्वॉल्व होती है क्योंकि वो उसमें जांचना चाहती है कि भाई आफ्टर ऑल कारण क्या था, क्या किसी ने इनकी हत्या की है या फिर व्यक्ति ने खुद की आत्महत्या की है। आत्महत्या करना भी कानूनन रूप से जुर्म है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस का इन्वॉल्व होना बनता है। पुलिस जब इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज में, तो पुलिस के पास में चूंकि अब वो व्यक्ति तो बचा नहीं है, तो जो व्यक्ति नहीं बचा है, तो पुलिस की जानकारी कहती है कि भाई अब व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की रिपोर्ट बोलेगी कि उसके साथ क्या हुआ है। व्यक्ति की रिपोर्ट कैसे बोलेगी, तो इसके लिए मेडिकल साइंस का उपयोग किया जाता है। और मेडिकल साइंस में पोस्टमार्टम का मतलब क्या हुआ, पोस्ट बोले तो आफ्टर, पोस्ट मतलब बाद में, और मार्टम मतलब डेथ के बाद में, यानी कि मृत्यु के बाद की जो बातें हैं वो अब उसकी रिपोर्ट बोलेगी। रिपोर्ट कौन सी, जो कि ऑटोप्सी के द्वारा निकाली जाती है। ऑटोप्सी क्या है, उनके शरीर की जो वो चीड़फाड़ होगी उसमें से शरीर के विभिन्न पहलुओं का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। यानी अगर आप में से कभी, हालांकि थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज है लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते, इसलिए मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने का हल्का सा प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। यदि आपने से कभी किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर दिया हो, गाड़ी सर्विस होने जब जाती है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि वहां पर गाड़ी के जाने से तुरंत बाद ही जो व्यक्ति आपकी गाड़ी का पूरा चेकलिस्ट बनाता है वो ये तक लिखता है कि इसमें इतना डीजल था, इतने पॉइंट पर डीजल था, इतने किलोमीटर चली हुई थी, इसमें इस जगह डेंट लगा हुआ था, इसमें इस जगह पेंट नहीं हो रखा था, इसमें यह खराबी है, आपकी प्रेजेंस में लिखता है वो सारी बातें। एग्जैक्टली पोस्टमार्टम के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर को देखकर एक एक ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है। एक एक ऑब्जर्वेशन से मतलब कि इस व्यक्ति के शरीर पर कहां पर चोट का निशान है, किस प्रकार का निशान है, और उसको फिर, अब चूंकि फिर अगेन वो व्यक्ति खुद तो गवाही देने वाला है नहीं। गाड़ी के केस में तो आप होते हैं जो बता देते हैं कि साहब इसलिए गाड़ी पर ये स्क्रैच बना है, लेकिन उस व्यक्ति के केस में अब वो व्यक्ति खुद तो बोलेगा नहीं। इसलिए रिपोर्ट के अंदर ये ख्याल रखा जाता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हो वो इतने परफेक्ट हो कि इससे एनालाइज करना आसान हो जाए कि ये कारण क्या था जिससे इस व्यक्ति ने मौत को गले लगाया। तो वो सब बातें आपके सामने उस रिपोर्ट में निकल के आती हैं। आप कहेंगे रिपोर्ट में कैसे निकल के आ जाएगी, जैसे ये सामान्यतः माना जाता है यदि कोई व्यक्ति खुद से मौत का फंदा गले लगाएगा तो उस स्थिति में जो नॉट का जो साइन होता है, यानी नॉट जो लटकाने वाली है, उसमें गांठ किस तरफ रह सकती है, क्योंकि दोनों हाथों से पीछे गांठ लगाना आसान है या आगे गांठ लगाना आसान है। व्यक्ति खुद से लटकेगा तो गर्दन आगे झुकेगी या पीछे झुकेगी। ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, लोग जानकारी इसकी पूरी रखते हैं। जो डॉक्टर्स इस बारे में काम कर रहे होते हैं, क्राइम सीन पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें इस बारे में अच्छे से, फॉरेंसिक वालों को काफी जानकारी होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति राइट हैंड वाला है तो उसकी नॉट किस तरफ लगेगी, अगर कोई लेफ्ट हैंडी है तो उसकी नॉट किस तरफ लगेगी, नॉट मजबूत लगेगी या नहीं लगेगी। आपके ऑब्जर्वेशन से इन चीजों का अंदाजा लगाया जाता है कि भाई आप जिस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं उससे वो उस समय के रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति जो पोस्टमार्टम कर रहा है वो बोलता है कि साहब गला इनका दबाया गया था, अब गला दबाया गया था और एक लटक गया, इन दोनों में नॉट का जो साइन है वो बदल जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लटका है तो उसका नॉट टिल्टेड नॉट दिखाई पड़ सकता है, यानी पीछे की तरफ और आगे की तरफ का जो रिंग है वो पैरेलल दिखाई नहीं पड़ सकता, यानी एकदम ऐसा नहीं बनेगा कि एकदम सर्कल की तरह से लटका दिया। क्यों? क्योंकि वजन भी शरीर के अनुसार एक साथ नहीं होता है। जिस तरफ नॉट है उस तरफ से मुंह उठा हुआ होगा तो जो रिंग बनेगी गर्दन पर वो थोड़ी सी टेढ़ी रिंग बनेगी, पीछे की तरफ और आगे की तरफ वो पैरेलल नहीं होगी। लेकिन अगर किसी का गला घोटकर हत्या की गई है तो टेढ़ी रिंग से मतलब जो गले पर निशान बनता है वो टेढ़ा नहीं, वो एकदम सीधा होगा।
एकदम सीधा क्यों? क्योंकि मारने वाला व्यक्ति जस्ट पीछे खड़ा होकर जब कसेगा किसी को तो वो कोशिश करेगा कि वो उसको एकदम 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल कसे और जो रिंग बने वो एकदम गोल बने। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। यानी फंदा तो दोनों ही केस में गले में लगा है, चाहे वो आत्महत्या है या फिर वो लटकना है, यानी आत्महत्या है या फिर मर्डर है। अगर किसी का गला घोटकर किसी को मारा जाए तो गला घोटते समय भी जो रिंग बनेगी और लटकने पर भी जो रिंग बनेगी, रिंग दोनों केस में बनेगी। एक केस में रिंग पैरेलल नहीं बनेगी और एक केस में रिंग पैरेलल बनेगी। ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो पोस्टमार्टम स्टाफ निकालता है। दूसरा, अगर किसी ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या के केस में उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब व्यक्ति खुद से अपने आप के लिए मौत का वरण कर रहा है तो वो खुद को और चोट नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि हाथ पर लगने के निशान हो या पैर पर लगने के निशान हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हत्या की गई है गला घोटकर, दम घोटकर, तो निश्चित है कि उसको मारने से मरते समय उस व्यक्ति ने छटपटाहट में अपने हाथ पैर बचने के लिए जरूर चलाए होंगे। संभव है कि उसे उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भी पहले मारपीट का इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसी स्थिति में मारपीट के निशान या फिर छटपटाहट के कारण लगे हुए चोट के निशान अगेन ये बताते हैं उन ऑब्जर्वर्स को कि इसके साथ मारपीट हुई है या फिर इसने खुद से इस काम को किया है। अर्थात ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि ऑटोप्सी के दौरान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखे जाने के दौरान नोट डाउन किए जाते हैं। इनका विश्लेषण फिर उच्च अधिकारियों के रूप में डॉक्टर्स और जांच एजेंसीज और फॉरेंसिक लैब्स वाले बैठकर करते हैं। और डॉक्टर्स के द्वारा दी जाने वाली जानकारी जब बाहर निकल कर आती है तो उसके आधार पर फिर अनाउंस किया जाता है कि यह आत्महत्या थी या फिर इसे किसी ने मारा था। अब देखिए, ये तो केवल गले घोटने के केस में हुई। हो सकता है उसे किसी प्रकार का जहर दिया गया हो। इसके केस में क्या करते हैं? इसके केस में मृत शरीर को बीच में से फाड़ा जाता है, कंकाल समेत बीच में से काटा जाता है। जब निकाल करके उसके शरीर के हर उस सेक्शन को जो कि सीधे प्रभावित हो सकते हैं, जैसे हार्ट है, जैसे किडनी है, जैसे लीवर है, उन सबको क्लिनिकल रूप से ट्रायल के लिए, चेकअप के लिए भेजा जाता है, निकाल करके कि इनका पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया जाए, चेक किया जाए कि क्या वाकई में यहां पर कोई और रसायन जो सामान्यतया शरीर में मिलता है वो रसायन है अथवा कोई और रसायन है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मरा और उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया है, इसका मतलब संभव है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रही है। ऑक्सीजन की कमी कैसे रही है? क्या बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन खत्म हुआ है? क्या उसके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए उसके स्थान पर क्या साइनोजन पहुंच चुका है, साइनाइड पहुंच चुका है या कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुका है? ये सब चीजें ब्लड सैंपल से कलेक्ट की जाती हैं। तो ब्लड से लेके, स्टूल से लेकर के, यूरिन से लेकर के, केमिकल से लेकर सब तरह के ऑब्जर्वेशंस करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी कि ये अपने आप में काफी टेक्निकल चीज है जिसके बाद में सारी चीजें निकल कर आती हैं। अब ऐसे समय पर अगर एक व्यक्ति ये बोल दे कि साहब व्यक्ति का दम घुट करके तो मौत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे उससे लगता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला कथन है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको तथ्यात्मक रूप से सारी बातें जो हैं लिखित में वो पढ़ के सुना देता हूं। तो रूप कुमार ने अपने द्वारा बता दिया कि भाई जब उसने उस बॉडी को देखा तो तुरंत सीनियर्स को बताया कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। उसने कहा कि हमने रूल्स फॉलो करना चाहे थे, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि इस बारे में बाद में बात करना, मुझे जल्द से जल्द बॉडी के पिक्चर्स क्लिक करने और बॉडी पुलिस को देने की बात कही गई, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया था। अब देख लीजिएगा ध्यान से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखना है यह डॉक्टर का काम है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत की तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि उसका मर्डर हुआ था। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुझे कॉल करेंगी तो मैं उन्हें भी यही बताऊंगा। यह व्यक्ति बाहर निकल करके अपने द्वारा बातें बोल रहा है। ठीक है साहब, तो मैंने आपके सामने जो जानकारी लिखी, पोस्टमार्टम क्या होता है यह बताने का प्रयास किया। ऑटोप्सी जो है वो पोस्टमार्टम को ही, यानी कि जो शव परीक्षा होती है, मॉर्टम एग्जामिनेशन जो होता है, उसको ही हम ऑटोप्सी के नाम से जान रहे हैं। क्या होता है? डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है। कैसे किया जाता है मैंने लिखित में दे दिया। ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मैं इस लिखित में इस जानकारी को दे दूंगा। हमने भी कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मारी है, हमको इतने अच्छे लिखित में लेखक नहीं है, हम तो केवल आपको जो जानकारी इधर उधर है उनको संचालित करके समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, एक जगह संकलित करके। ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो ये जो चीज है हमने आपको बता दी कि दरअसल रात के वक्त में लाइटों के घाव का रंग बदल जाता है, आमतौर पर दिल के उजाले के अंदर ये सब काम किया जाता है। तो ये सारी जानकारी यहां पर भी लिखी हुई है, जो बातें मैंने
आपको बोलकर सुनाई हैं। इसके बाद में 2021 में भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई और गाइडलाइन में यह कहा गया कि रात को पोस्टमार्टम करना सामान्यतः अलाउड नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बॉडी, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का सुबह मतलब मौत हुई है या फिर सुबह उसकी आत्महत्या जो भी हुआ है, सुबह देहांत हुआ है, तो अब होता क्या है कि अगर टाइमिंग होते होते अंधेरा हो गया, बॉडी को 6 से 10 घंटे के बीच में अगर पोस्टमार्टम ना किया जाए तो उसके शरीर में स्वतः ही परिवर्तन आने लगते हैं। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर शरीर में तो होती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अंदर के जो अंग हैं वो डिटोरिएट होने लगते हैं, शव शरीर फूलने लगता है। ऐसी स्थिति में उनकी पोस्टमार्टम पहले ही करना जरूरी हो जाता है। तो ये सब बातें भी सरकार ने मेंशन करते हुए कहा कि अगर कोई स्पेशल केस है और हॉस्पिटल के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तब तो वो रात को पोस्टमार्टम कर लें, लेकिन ये याद रखें कि पोस्टमार्टम करते हुए अगर नाइट में किया जा रहा है तो पूरे लीगल पर्पजेस का ध्यान रखा जाना चाहिए और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। यानी अगर किसी पोस्टमार्टम को नाइट के टाइम पर किया जा रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। और यह आप देख सकते हैं दिल्ली के द्वारा निकाला गया एक लेटर है जो हमने यहां पर आपके सामने रेफरेंस के रूप में लिखा है। करता कौन है? डॉक्टर्स करते हैं, पैथोलॉजिस्ट, लेकिन जो शरीर की काटफाड़ है ना वो करने के लिए लोअर रैंक के कर्मचारियों को रखा जाता है। ठीक है, उपयुक्त अवधि क्या है? तो मैंने कहा 6 से लेकर 10 घंटे के बीच में यह कार्यक्रम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आती है? देखिए, एक तो तुरंत जब बॉडी को पोस्टमार्टम करके शरीर को वापस पकड़ा दिया जाता है परिवारजनों को और कह दिया जाता है कि साहब आप इसे दह संस्कार के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन उसके जो सैंपल्स हैं उनका एनालिसिस करके जो फाइनल रिपोर्ट है वो सामान्यतया 1 महीने बाद तक आती है। तो एक तो इनिशियल रिपोर्ट होती है जो 24 घंटे के अंदर डॉक्टर ने देख करके पुलिस को पकड़ा दी और पुलिस मतलब जो डेड बॉडी है उसको परिवारजनों को सुपुर्द कर देती है कि आप इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट होती है जो कि लगभग 1 महीने के भीतर आती है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यह रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर जो बात मेंशन की गई थी उसके अंदर यह शब्द मेंशन किया गया था एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी अननेचुरल। हाउएवर विसेरा बोले तो शरीर से निकले हुए जो अंग हैं और जो केमिकल्स हैं प्रिजर्व्ड फॉर द केमिकल एनालिसिस, विसेरा जो है वो बचा करके आगे के लिए रखा दिया गया है। ठीक है, तो यह जानकारी निकल कर आई सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी के अंदर। कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। जब उनकी रिपोर्ट आत्महत्या की निकल कर आई तो फिर लोगों के दिमाग में प्रश्न बनने शुरू हुए कि यार वो व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की होगी। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ग्राउंड की स्टोरी पीछे की निकाल कर बता देता हूं। पुलिस ने किस किस को गिरफ्तार किया, क्या कुछ किया। हालांकि बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में यह चला है, फिर भी थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से डेट वाइज मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं, जरूरी लगे तो सुनिएगा, अदरवाइज इसको स्किप मार दीजिएगा। ठीक है, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर के अपार्टमेंट में लटके हुए मिलने की सूचना मिली। 15 जून को सुशांत सिंह राजपूत का विले पार्ले में अंतिम संस्कार हो जाता है। 18 जून 2020 को राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। 8 जून को ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इस कारण से सवाल यह बना कि इन दोनों के बीच की कोई बहस थी जिसके कारण हो सकता है इन्होंने सुसाइड किया हो। 4 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपनी मौत की वजह के पीछे के कारणों का जानने के लिए सीबीआई जांच की मांग करी। सीबीआई की रिपोर्ट अब तक नहीं निकल पाई है, चार्जशीट सीबीआई अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाई है और इसी कारण से मतलब हो सकता है कि ये न्यूज़ वापस से मैटर कर जाए। ठीक है, 2020 में अच्छा चार्जशीट होती क्या है, सबके बारे में सारे बयान रिकॉर्ड करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना कि साहब हमारा मानना ये है, वो सीबीआई की चार्जशीट होती है। ठीक है, 14 जुलाई 2020 को गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर साझा करते हुए यह लिखा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उसकी मौत की सीबीआई जांच की मांग करती हूं। रिया चक्रवर्ती ने, रिया चक्रवर्ती काफी नाम उछला था। रिया चक्रवर्ती जो कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड थी, उनके खिलाफ जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर हैं उन्होंने केस किया और केस करके कहा कि इसकी वजह से, क्योंकि ये लड़की जो है वो इसके साथ धोखाधड़ी कर रही थी, पैसों में हेरफेर कर रही थी और सुसाइड के लिए इसने उकसाया था, तो इसके बारे में केस दर्ज किया जाना चाहिए। यह चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में केस भी दर्ज होता है। ईडी जो है वो सुशांत के पिता के सिंह की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाती भी है और ऐसी स्थिति में मतलब जो भी केस है उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम काफी ज्यादा उछल कर आता है। केंद्र सरकार ने फाइनली सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को 5 अगस्त 2020 को सीबीआई को सौंप दिया।
19 अगस्त 2020 को सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को भी सभी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने के लिए आदेशित किया और तब से लेकर अभी तक सीबीआई इस मामले की जांच कर ही रही है। ठीक है ना। 4 सितंबर 2020 में ईडी के अनुरोध पर एनसीबी ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया। एक्टर के मौत के अंदर ड्रग एंगल की जांच शुरू की। ड्रग यानी कि केस के अंदर यह निकला कि ये ड्रग भी लिया करते थे। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया और एक तरीके से धीरे धीरे फिर ये और फिल्म स्टार्स के साथ साथ केस जुड़ता चला गया। पुलिस के द्वारा दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, इन सबको बुलाया गया क्योंकि संभव निकला कि ये सब लोग भी ड्रग्स में लिप्त थे। इन सब से भी पूछताछ की गई। धीरे धीरे फिर सीबीआई के साथ में, मतलब सीबीआई तो जांच निकालेगी ही, फिर एम्स के बोर्ड ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि सुशांत की मौत आत्महत्या के कारण ही हुई थी, कोई और कनेक्शन उसका सीधा सीधा देखकर प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि एम्स की रिपोर्ट केस का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एम्स की रिपोर्ट केवल पोस्टमार्टम को देख करके बनाई गई रिपोर्ट है। उसके अतिरिक्त जो आसपास के जो कारण हैं उनके ऊपर एम्स कमेंट नहीं कर सकता है। अर्थात क्या उसको मौत के लिए उकसाया गया था? क्योंकि जो डेथ है वो किसी के उकसावे के कारण भी हो सकती है। उसको इतना ज्यादा पीड़ित कर दिया जाए कि वो मौत के अलावा कोई विकल्प ही ना तलाश पाए। इस बात को लेकर के अब सीबीआई के पास में केस गया हुआ है। ठीक है। 28 दिन के लिए रिया चक्रवर्ती को जेल हुई, फिर इसे बेल भी मिल गई और यह केस धीरे धीरे आगे चल करके काफी ज्यादा उठना शुरू हुआ। फिलहाल के लिए जो केस की अपडेट है वो ये है कि मुंबई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को यदि कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए परमिट किया हुआ है। फिलहाल अगर हम आज के केस में इतनी चीजें जाने तो वो ये है कि आज तक भी सुशांत सिंह की